अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। चाइनीज़ आर्मी, जिसे PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसकी 98 एनिवर्सरी थी और उसी के एजाज़ में जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ जिसे कहा जाता है, वहाँ एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इसमें चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे। इसके साथ साथ चाइनीज़ मेजर जनरल वैंग जोंग भी थे, जो कि डिफेंस अटैची हैं, और चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से एक डेलीगेशन भी था। कहने को तो सिर्फ ये एक तकरीब है जहां पाकिस्तान ने चाइनीज़ मिलिट्री को ऑनर किया, और पाकिस्तान और चाइना की चूंकि एक क्लोज कोऑपरेशन भी है, तो उसका डिस्प्ले भी हमने दुनिया को दिखाया। लेकिन इस दौरान आपने ये खबरें भी देखी होंगी कुछ टेलीग्राम हैंडल्स पर, कुछ ट्विटर हैंडल्स पर, ओपन सोर्स इंटेल प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर जो इंडिया या ग्रीस से ऑपरेट हो रहे हैं, कि चाइना ने पाकिस्तान से कुछ सोवरेन गारंटीज मांगी हैं कि अगर पाकिस्तान वो सोवरेन गारंटीज नहीं देता तो चाइना पाकिस्तान को J-35 या HQ-19 जैसे नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम्स नहीं देगा। तो ये प्रोपेगेंडा ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से चल रहा था। मैं इसकी आपको रियलिटी बता दूं कि जिस शख्स को बेसिक जियोपॉलिटिक्स का भी पता है ना, उसे भी ये चीज़ पता होगी कि ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात है सोवरेन गारंटीज की, तो ये हर मुल्क लेता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अमेरिका इन सोवरेन गारंटीज या अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई उल्टी सीधी चीज़ें लिख देता है। जैसा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा कि आपने इंडिया के खिलाफ F-16 नहीं यूज़ करने। वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। पाकिस्तान ने हर महाज पर इंडिया के खिलाफ F-16 यूज़ किए हैं जब भी मौका मिला है। 2019 में किए, 2025 में भी जो रिसेंट क्लैश हुआ तो हमारे F-16 एयरबोर्न थे और कम्प्लीटली आर्म्ड थे। तो US इस तरह के टैक्टिक्स अपनाता है। अब चाइना भी अगर किसी को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बेचेगा तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है। इसी तरह पाकिस्तान अगर आज़रबाईजान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहा है, इसके साथ साथ अगर इराक को बेच रहा है, तो हमारी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। लेकिन उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आपने ये अगर ना किया तो हम आपको ये नहीं देंगे। उसमें कुछ जियोपॉलिटिकल पैराडाइम्स को देखते हुए दोनों फ्रीक कुछ चीज़ों को लेकर एग्री करते हैं। और जो ये नैरेटिव है कि चाइना ने पाकिस्तान पर कोई बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की सैंक्शंस लगा दी हैं या पाकिस्तान को बहुत सख्त किस्म की शराइत दी हैं कि अगर आपने ये पूरी ना की तो J-35 या HQ-19 नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये खबर फैला रहे हैं, पता उन्हें भी है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें इन्हीं का ट्रैक रिकॉर्ड था कि PL-15 की रेंज तो 145 किलोमीटर है। पूरी अपनी मिलिट्री को ये चीज़ रटवा दी गई कि उसकी रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है। और जब वो वाकई एक वॉर लाइक सिनेरियो में आई उनकी एयरफोर्स, तो कम्प्लीटली एक्सपोज हो गई। फिर एक ये भी नैरेटिव होता था कि ब्राह्मोस को दुनिया में रोक कोई नहीं सकता। पाकिस्तान ने ब्राह्मोस के खिलाफ हार्ड किल्स भी परफॉर्म की और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में सॉफ्ट किल्स भी परफॉर्म की। तो ये चीज़ तो वाज़ेह हो जानी चाहिए। दूसरी जहाँ सबसे आम चीज़ है कि इंडियन साइड पर इस सेरेमनी को लेकर बहुत ज़्यादा हेडेक पाया जा रहा है, उनमें परेशानी पाई जा रही है। उसकी वजह है कि रिसेंटली लद्दाख के एरिया में इंडिया के 2 सोल्जर्स मारे गए मिस्टीरियस एक्सीडेंट में, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अब इंडिया ये कहता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, जबकि कुछ दूसरे सोर्सेज हैं वो उनके बारे में कुछ और रिपोर्ट करते हैं वहाँ, यानी कि चाइना की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ इंडिया परेशान इस वजह से भी है कि अभी सिर्फ वो पाकिस्तान को कंटेन करना चाहते थे 2025 में, और वो नहीं कर पाए। अब आने वाले वक्त में चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के एरिया में डेटरेंस तो वो ऑलरेडी अपनी कायम कर चुके हैं, लेकिन वो अगर कोई अग्रेसिव मूव वहाँ अपनाते हैं तो इंडिया उसको किस तरह काउंटर करेगा। S-400 कितना कारगर है वो हम रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देख चुके हैं कि S-400 को तो चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर उड़ते हुए जहाज़ों को शॉट डाउन कर देता, लेकिन S-400 कम्प्लीटली फेलियर का शिकार हुआ। S-400 ने अगर कोई चीज़ शॉट डाउन की है तो वो 2-3 ड्रोन्स हो सकते हैं। उसमें भी इंडिया ने ज़्यादा यूज़ अपनी एयर डिफेंस आर्टिलरी को किया और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स को किया। और फिर जिस तरह S-400 के चीज बोर्ड रेडार्स डिस्ट्रॉय हुए, और उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला भी एक 4th जनरेशन का पुराना GF-17 था, तो उसके लिए कोई बहुत हाई टेक पाकिस्तान ने इक्विपमेंट भी यूज़ नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त इंडिया के लिए बहुत परेशानी का सबब है। ये इंडियन आर्मी के लिए भी एक हेडेक है, और इंडियन एयरफोर्स उसके पास तो ऑलरेडी काफ़ी कम स्क्वाड्रंस थे, 42 होने चाहिए थे, उनके पास 31 थे। अब 2 MiG-21 के स्क्वाड्रन भी रिटायर कर दिए हैं, तो सिर्फ अब 29 स्क्वाड्रन बच चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन में जहां इंडिया के अपने डिफेंस ऑफिशियल्स इंडियन मिलिट्री पर तनकीद कर रहे हैं कि आपने बरवक्त फैसले नहीं किए, टाइमली इंडक्शंस नहीं की, और वो टाइमली इंडक्शंस अब भी होते हुए नज़र नहीं आ रही। जिस तरह अभी US ने टैरिफ लगाया है इंडिया पर, और एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर लगाया है, वो एक अलग सी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और अमेरिका का शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर इंडिया ने ये गंद उछालने की वैसे कोशिश की थी
कि अब चाइना पीछे से हट जाएगा पाकिस्तान के, लेकिन वो भी नहीं हुआ कि जिस दिन पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ट्रेड डील हुई उससे अगले दिन ही पाकिस्तान और चाइनीज मिलिट्री की सेरेमनी जीएचक्यू में होगी, और उससे पहले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल चाइना में थी। तो ये वो एक पैराडाइम है जिसमें पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी अपने चैलेंजेस को देखना है, और अभी तक पाकिस्तान की हिकमत अमली इसमें बेहतर रही है। इसमें कुछ फ्लॉज हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के पास आ जाके क्या बचा है? सिर्फ प्रोपेगेंडा, जिससे वो सिर्फ अपने लोगों को खुश कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है या इवन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको तो उन्होंने अपने मुल्क में बैन किया हुआ है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।